हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या फिर सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग देखें करंट कैरिंग लूप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो चार्जेस होते हैं वो सर्कुलरली मूव करते हैं या फिर सर्कुलर मोशन कवर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में वो एग्जैक्टली बराबर में करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में तो उस केस में जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो कितना होगा। हमें मालूम है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है और हमें ये भी मालूम है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। एक कोई ऐसी लूप है जो कि करंट कैरी कर रही है। अगर हम लोग देखें जो लूप है ये करंट कैरी कर रही है, ये जो लूप है ये करंट कैरी कर रही है। करंट के फ्लो की वजह से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा इसको हमने फाइंड आउट किया था और अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करें तो जो वेक्टर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया वेक्टर, जो कि है वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अगर स्केलर फॉर्म कंसीडर करें तो जो स्केलर फॉर्म होता है वो बराबर में होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इंटू करंट इंटू एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया। सिमिलरली अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होता है, अगर ये कॉइल में यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक ही टर्न है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होता है तो उस केस में जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो होता है n इंटू आई इंटू ए। सिमिलरली पहला अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है या फिर सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है। तो इस सर्कुलर मोशन के साथ ये इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के साथ एसोसिएटेड होगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम लोग पहला फाइंड आउट करेंगे या फिर पहला उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कवर करेगा तो सर्कुलर मोशन के साथ होगा टाइम पीरियड, उसके साथ होगा फ्रीक्वेंसी। तो उसके बारे में हम लोग पहला डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा करंट, फिर उसके बाद एरिया। तो अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। मगर उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन होता तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन के बदले पॉजिटिव साइन कंसिडर करते और वो जो साइन होती प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। अगर एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है तो उस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए, एक 2πr सर्कमफेरेंस वाला सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए अगर टाइम कम लगता है तो उस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो कम होगा। तो अगर टाइम ज़्यादा लगता है सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए तो टाइम पीरियड ज़्यादा है और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। और अगर टाइम कम लगता है एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए तो उस केस में जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इंट्यूशन ग्रो करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ कवर बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और वो बराबर में होती है 1/t के। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं ये होती है 1/t के। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितने सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। अगर 1 सेकेंड में सर्कुलर पाथ ज़्यादा कवर करता है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और 1 सेकेंड में अगर सर्कुलर पाथ कम कवर करता है तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्स होती है टाइम पीरियड के साथ। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है और टाइम पीरियड कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है इसका मतलब एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम पीरियड ज़्यादा है, एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली 1 सेकेंड में कम से कम सर्कुलर मोशन कवर कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। तो टाइम पीरियड ज़्यादा है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। सिमिलरली अगर टाइम पीरियड कम होता है, एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए टाइम अगर कम लगता है तो 1 सेकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलर मोशन कवर कर पाएगा, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और टाइम पीरियड अगर ज़्यादा है तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/t के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ तो अभी हमने डिस्कस कर लिया फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे करंट, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा करंट। करंट को हम लोग कैसा फाइंड आउट करते हैं? अगर कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो तो उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे? हम लोग कंसिडर करते हैं क्रॉस सेक्शन। वो क्रॉस सेक्शन से यूनिट सेकेंड में या फिर 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो हम लोग देखते हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पास हो रहे तो उस केस में जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब वो क्रॉस सेक्शन को अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कवर कर रहे, क्रॉस कर रहे 1 सेकंड में, तो उस केस में करंट ज़्यादा होगा। और अगर वो सेम क्रॉस सेक्शन को अगर 1 सेकंड में कम से कम इलेक्ट्रॉन्स कवर करते हैं तो उस केस में जो करंट होगा वो कम होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं ये कंडक्टर, ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। करंट के फ्लो का मतलब क्या, करंट अगर फ्लो होता है तो अगर कहीं पे भी करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर चार्ज अगर कहीं पे भी फ्लो होता है तो वहाँ पर करंट एग्जिस्ट करता है, या फिर करंट के फ्लो का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसीडर किया ये है कंडक्टर और ये हमने कंसीडर किया क्रॉस सेक्शन। हम लोग मान लेते हैं 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखें 1 सेकंड से 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन से, तो कौन से केस में करंट ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली ये वाले केस में करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं और यहाँ पर 1 सेकंड में कम से कम 2 ही इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो इस केस में जो करंट होगा वो कम होगा। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जब इलेक्ट्रॉन जब ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, फिर सर्कुलर मोशन कवर करेगा, तो ये करंट को क्रिएट करेगा। तो सिमिलरली जो करंट को जो क्रिएट करेगा, वो जो करंट है उसको हमने कंसीडर करते हुए चला है आई। तो जो करंट जो क्रिएट होगा वो बराबर में होगा E/1/T के। मतलब जो करंट होगा जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूमेगा या फिर जब सर्कुलर मोशन कवर करेगा, तो उस केस में जो करंट होगा वो बराबर में होगा ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना और टाइम पीरियड के 1/T के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के केस में जो टाइम पीरियड है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड डिपेंड करेगा जो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है उसके सरकमफेरेंस पे, टाइम पीरियड का मतलब हमें मालूम है उसके सरकमफेरेंस पे, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी पे। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला जो टाइम पीरियड होगा वो डिपेंड करेगा सरकमफेरेंस पे और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये वाला सर्कुलर पाथ, ये वाला हम लोग सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लेते हैं। ये वाले सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या फिर ये वाला सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। और जो टाइम पीरियड है, ये केस में जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग मान लेते हैं टी। सेम कंसिडरेशन हमने यहाँ पर भी किया, मगर यहाँ पर देखिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो एरिया है या फिर जो पाथ है वो इंक्रीज कर गया, और जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी अभी भी 2 मिलीमीटर पर सेकेंड है। तो ऑब्वियसली ये वाले केस में जो टाइम पीरियड होगा वो कम होगा, क्योंकि पूरे एक सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए सेम वेलोसिटी में 2 मिलीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा, अगर टी डैश टाइम पीरियड होता है ये सेकंड वाले केस में, तो जो टी डैश टाइम पीरियड होगा वो कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू टी टाइम पीरियड। तो यहाँ पर कंप्लीटली प्रूव होता है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो डिपेंड करेगा ये सर्कुलर लूप के सरकमफेरेंस के ऊपर। सिमिलरली हमने ये वाली सर्कुलर लूप कंसीडर की, मगर जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो हमने 5 मिलीमीटर पर सेकंड कर दी। तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा, टी डैश जो टाइम पीरियड होगा, ये सेकंड वाले केस के लिए जो टी डैश टाइम पीरियड होगा वो हम लोग कंसीडर करते हुए चल सकते हो, बराबर में होगा ये वाले टाइम पीरियड के, फर्स्ट वाले केस में जो टाइम पीरियड बन रहा था उसके। तो जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के भी ऊपर। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v। जो टाइम पीरियड होगा वो बराबर में होगा 2πr/e के। तो जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1 इंटू 2πr/v। ये जो v होगा इसको अगर हम लोग न्यूमरेटर में अगर एज्यूम कर ले तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू EV/2πr। तो यहाँ पे हमें मिल गया करंट का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया करंट कितना होगा। और अभी हमें फाइंड आउट करना होगा एरिया, क्योंकि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो एरिया का भी प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ये जो लूप का जो एरिया है, ये जो सर्कुलर पाथ या फिर ये जो सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है उसका जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम लोग मान लेते हैं वो है πr²। तो जो एरिया है वो हो जाएगा πr²। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो एरिया हमें मिल जाएगा πr²। अगर हम लोग ये करंट को और ये एरिया को अगर हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के अगर इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिल जाएगा EV/2πr इंटू πr²। न्यूमरेटर में 2 आर है तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली न्यूमरेटर में एक आर बचेगा क्योंकि न्यूमरेटर में 2 आर है। पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू EVR/2। तो ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई भी पूछता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, या फिर अगर MCQ में आता है या फिर एग्जामिनेशन में आता है, तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं EVR/2। अब ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम लोग शो कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में।
तो हमें मालूम है जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर में होगा जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो वेलोसिटी और रेडियस के। तो ये जो v/r है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, Vr इज इक्वल टू L/mv। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Vr है, Vr के जगह हम लोग ये जो L/m है इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग करें सब्सटीट्यूट तो हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू EL/2 इंटू m इंटू ई। ये है स्केलर फॉर्म में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में, मगर ये है स्केलर इंडिकेट कर रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये स्केलर फॉर्म में। सिमिलरली अगर वेक्टर फॉर्म अगर हमें कंसीडर करना हो तो हम लोग कंसीडर करेंगे एरो और हमें मिल जाएगा ई वेक्टर, यहाँ पर जो मोमेंट ई वेक्टर इंटू एल, या ये जो एल है इसके ऊपर हम लोग कंसीडर कर लेंगे एरो और हमें मालूम है एल क्या है 2 इंटू एम इंटू ई। तो कुछ इस तरीके से ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का उसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में। किसका एंगुलर मोमेंटम? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का।